हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और ये जो चैप्टर है सेकंड वाला, इसके हमने 3 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है, इसलिए हमें अलग अलग पार्टों में कराना पड़ रहा है ना। और बाकी के चैप्टर जो है आपकी बुक में वो सारे की सारे इससे कम है, तो उनकी इतनी ज्यादा पार्ट नहीं आएंगे, उनके 1 या 2 ही पार्ट आएंगे। तो इसमें आज हम ये 4th पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीजें पहले कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल पर जाइए और मेरे चैनल पर जाके वो सारी वीडियोस देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो आज ये लास्ट है। आइए शुरू करते हैं। सर्वोच्चता का दावा। देखिए, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था कि ये जो अंग्रेज थे, इनकी एक नीति और चल रही थी, वो थी सर्वोच्चता की नीति। ये ऐसा भ्रम पैदा कर रहे थे लोगों के दिमाग में कि जो यूरोप वाले लोग हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, उनकी जो नीति है वो बहुत अच्छी है, उनका इतिहास बहुत अच्छा है, उनका भूगोल बहुत अच्छा है, मतलब वो बहुत अच्छे ढंग से शासन करना जानते हैं, मुकाबले किसके? मुकाबले भारतीय लोगों के, ठीक है। तो एक तरह से वो मानसिकता लोगों के बीच में ऐसे लगा रहे थे, मानसिकता बना रहे थे ऐसी कि लोग खुद पर खुद उनकी बातों पर यकीन करें, उनकी धर्म को अपनाएं, उनकी संस्कृति को अपनाएं और उनको अपनाएं दिल से। ऐसा खेल वो खेल रहे थे अंग्रेज, ठीक है। और उनकी जो नीति थी वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रही थी। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये भी बताया था कि जो जेम्स मिल थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो इंग्लैंड है उसको भारत के कुछ हिस्से पे कब्जा नहीं करना चाहिए, उसे भारत के पूरे भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए, पूरे भारत का शासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए। क्योंकि जो भारत की उन्नति है, जो भारत की प्रगति है, वो केवल और केवल इंग्लैंड की देखरेख में ही हो सकती है, ठीक है। तो ये बात गलत है। आज जो हमारा भारत है वो जब अंग्रेजों का शासन था उससे और जब मुगलों का शासन था उससे भी कहीं ज्यादा तरक्की कर रहा है, ठीक है। और आज जो हमारा भारत है वो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, ठीक है। कुछ ही दिन में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा विश्व की। तो ये जो सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे भारत में, वो अब हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इन्होंने इसमें लिखा है एनसीईआरटी में 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग का शासन था, ठीक है। 1813 से 1823 तक किसका कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। और जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, उनका दावा था कि उनकी सत्ता है सर्वोच्च, यानी कि उनकी सत्ता सबसे अच्छी है, ठीक है। भारतीयों की सत्ता अच्छी नहीं है ना। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग थे वो कहीं ना कहीं धर्म और जातियों में बटे हुए थे, ठीक है। तो अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग विचारधारा थी और आपस में वो एक दूसरे को ऊंचा या नीचा मानते थे, ठीक है। तो इसी चीज का वो फायदा उठा रहे थे और उन्होंने बोल दिया कि सबसे सर्वोच्च जो चीजें हैं वो किसकी हैं? यूरोप की। इसलिए उन्हें भारत पर राज करना चाहिए। ये कथन किसका था? जेम्स मिल का था। और लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो उन्होंने इस चीज पर काफी काम किया और लोगों के मन में ये धारणा घुसाने की पूरी कोशिश की। और ये जो धारणा थी ये हमारे यहीं भारत में नहीं थी, ठीक है। जो चीन पे वो राज कर रहे थे वहां पे भी, अफगानिस्तान में भी और मिस्र में भी, तो उनका जो औपनिवेश था वो कई सारी जगह था। और हमारे जो पड़ोसी देश है म्यांमार, उसमें भी। तो ये क्या इस तरह की भावना लोगों के दिमाग में घुसा रहे थे ताकि लोग इन्हें खुद ब खुद स्वीकार कर लें, ठीक है। आपको पता चल गया ना सर्वोच्चता क्या है, कि अपने आप को वो अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनको मतलब लोगों के माइंड में ये चीज घुसा रहे थे कि हम जो यूरोप वाले हैं वो सबसे अच्छे हैं। अब देखिए, इस धारणा को कुछ लोग मान रहे थे और कुछ लोग नहीं मान रहे थे। उनमें से एक थी कित्तूर। कित्तूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। और ये जो रानी थी ये बहुत ही वीर थी, बहुत ही अच्छी योद्धा थी और बहुत ही अच्छी राजनीतिक थी ये। और जो रानी चेन्नम्मा थी, इन्होंने अपने हथियार उठा लिए थे अंग्रेजों के खिलाफ
और इन्होंने डटकर अंग्रेजों का सामना किया था। लेकिन ये 1824 में ये गिरफ्तार हो गई और इनको जेल में डाल दिया गया। और देखिए 1829 में इनकी मृत्यु हो गई। 5 साल ये जेल में रही और जेल में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आप देखिए जिस जमाने में महिलाओं को पढ़ने लिखने का, बाहर उठने बैठने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में रानी चेन्नम्मा ने इतनी साहस दिखाया, जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाया था। तो कि उन्होंने इतना साहस दिखाया कि उन्होंने अपने राज्य के लिए वीर गति को प्राप्त होना ज्यादा बेटर समझा अपने ऐशोआराम के मुकाबले। ठीक है, अगर इस तरह से ही हमारे देश की जो सारी लड़कियां हैं इस तरह की भावना रखें अपने देश के लिए, तो सोचो हमारा देश कहाँ जाएगा। मैं लड़कियों से एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप अपने चेहरे की सुंदरता को मत निखारिए, आप अपने दिमाग की सुंदरता को निखारिए, तभी लोग आपको सालों साल याद रखेंगे। ठीक है, चेहरे की सुंदरता कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना है कि लोग आपको सदियों तक याद रखें। आप देखिए ये बुक में इनका नाम लिखा हुआ है और कितने गर्व की बात है कि महारानी ने लास्ट समय तक अपने देश के लिए काम करती रही, है ना। अब देखिए जो रानी चेन्नम्मा थी इनको गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद क्या किया था, ये उनके ही राज्य का एक संगोली नाम के स्थान की कित्तूर में ही संगोली नाम के स्थान पर एक गरीब चौकीदार था, उसका नाम था रेयान। ठीक है, रेयान था और रेयान ने ये आंदोलन जारी रखा, लेकिन अंग्रेजों ने इनका आंदोलन बहुत ज्यादा दिन चलने नहीं दिया और अंग्रेजों ने देखो 1829 में रानी की मृत्यु हुई। 1829 से इन्होंने कमान संभाली और उससे पहले भी संभाल रहे थे ये जो गरीब थे। और 1830 में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, ये जो जिन्होंने बाद में ये संभाला था, है ना। अब देखिए 1718 से 1839 तक, ठीक है, 1780 से 1839 तक किसका शासन था, महाराजा रणजीत सिंह का। और महाराजा रणजीत सिंह को शेर पंजाब भी बोलते थे। शेर मैसूर किसको बोलते थे, टीपू सुल्तान को। कल हमने पढ़ा था ना उसके बारे में कि शेर मैसूर किसको बोलते थे, टीपू सुल्तान को। उसी तरह से महाराजा जो रणजीत सिंह थे उनको पंजाब का शेर बोलते थे, उनको पंजाब का शेर बोलते थे। और जब इनका शासन चल रहा था महाराजा रणजीत सिंह का, तब अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पंजाब में पैर भी रख सकें। यानी कि उनका जो शासन था और उनकी जो सेना थी वो इतनी मजबूत थी कि उनके रहते हुए कोई भी अंग्रेज शासक पंजाब में एंट्री नहीं कर सका, है ना। और एक बहुत महत्वपूर्ण हीरे के बारे में आपने सुना होगा, कोहिनूर का हीरा। जो कोहिनूर का हीरा था वो महाराणा रणजीत के राज्य में ही था, वो इनके खजाने की शोभा बढ़ाता था। लेकिन जब इनकी मृत्यु के बाद, देखो इनकी मृत्यु के देखिए ये रही महाराजा रणजीत सिंह का ये शासन था, इनको शेरे पंजाब बोलते थे। और 1839 में इनकी मृत्यु हो गई और 1849 में पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु के 10 साल बाद क्या किया, अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, है ना। और उसके बाद से जो अंग्रेज थे उन्होंने पंजाब को अपने में मिला लिया, उनको एक बहुत बड़ी रियासत मिल गई थी। ठीक है, बहुत बड़ा राज्य मिल गया था। देखिए दूसरी है विलय नीति या हड़प नीति। तो विलय नीति या हड़प नीति क्या है उसको देखेंगे हम। तो देखिए 1848 से 1856 तक, ठीक है, 1856 के बीच में किसका शासन था, ये शासन था लाल डलहौजी। ठीक है, लाल डलहौजी कौन थे, गवर्नर जनरल बने थे और इन्होंने एक अलग तरह की नीति निकाली थी, विलय नीति। और इसको हम हड़प नीति भी बोलते हैं, विलय नीति भी बोलते हैं। देखिए मेन क्या था इस नीति का कि ये इन्होंने एक नियम बनाया था कि जिस भी राजा के संतान पैदा नहीं होगी उस राजा का जो शासन है वो
अंग्रेजों का हो जाएगा या ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। ये इन्होंने एक नई टेक्निक निकाली थी, नई तरीका निकाला था रियासतों को हड़पने का। लेकिन देखिए बहुत सारे राजा ऐसे थे जिनके उनके खुद के पुत्र नहीं हुए थे, लेकिन भाई देखो भतीजा भी बन सकता है राजा, या उसका भाई भी बन सकता है, या कोई भी उसके परिवार का व्यक्ति बन सकता है राजा। लेकिन अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया था कि नहीं। और देखिए इसी का शिकार हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की झांसी भी हुई थी। अब देखते हैं कि इसका शिकार कौन कौन से राज्य हुए थे। देखिए डलहौजी ने जो चलाया था, ये इसमें आया है संतारा को 1848 में। देखो ये जो डेट जो दे रखी है ये वाली हड़प नीति की, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आप इनको अच्छे से ध्यान रखना, जो भी डेट वगैरह है सारी चीजों को। तो देखिए सबलपुर को 1850 में मिलाया था, उदयपुर को 1852 में, और नागपुर को 1853 में, और झांसी को 1854 में। और उसके बाद इन्होंने अवध में ऐसा नहीं था कि मतलब उनका पुत्र नहीं था, लेकिन इनको अवध में भी अपने में ही मिलाना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भ्रांति फैला दी लोगों में कि जो वहां की अवध की जो जनता है वो ये चाहती है कि हमारा जो नवाब है उसको गद्दी से उतार दिया जाए, क्योंकि जो नवाब की जो सत्ता चल रही है, नवाब का जो शासन चल रहा है वो गलत शासन चल रहा है और वो गलत तरीके से शासन चला रहा है। तो मतलब अंग्रेजों ने ये भ्रांति फैलाई झूठ मूठ का, और उन अवध को छीन लिया। अब देखिए जब अवध को छीन लिया गया 1856 में, तो अवध की जो जनता थी वो बिल्कुल भी नाराज नहीं थी अपने नवाब से। तो जब जनता में इस चीज का आक्रोश था कि उनके बिना मतलब कि उनके नवाब को गद्दी से उतार दिया गया है। देखो हर व्यक्ति, हर देश के जो नागरिक हैं वो ये चाहते हैं कि जो राजा बने उनमें से ही कोई एक बने, यानी कि उनके ही देश का व्यक्ति बने, जो उनकी भाषा को समझ सके, जो उनकी बातों को समझ सके, जो उनकी भावनाओं को समझ सके, जो उनके रीति रिवाज को समझ सके। अंग्रेज खिलाफ मतलब अंग्रेज तो हमारी भारतीय संस्कृति से अलग थे, इसलिए क्या वहां की जनता ने विरोध किया, और जो विरोध था वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ। देखिए 56 में ये हुआ था, और 57 में विद्रोह हुआ था। तो 1857 में क्या था, 1857 की जो क्रांति है ना, 1857 में क्या है, इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और जो क्रांति जो थी वो बहुत बड़े लेवल पर हुई थी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। ठीक है, आप ध्यान रखना कि ये उत्तर भारत में हुई थी, ऊपर वाले भारत में हुई थी, मध्य प्रदेश से ऊपर की तरफ हुई थी, नीचे की तरफ नहीं हुई थी, वह नीचे के लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, 1857 वाली क्रांति में है। अब हम आगे देखते हैं कि देखिए हमने ये पढ़ लिया, अब देखते हैं नए शासन की स्थापना। अब नए शासन की स्थापना किस तरह से करी अंग्रेजों ने। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी चीजें अपने में मिलाते चले गए, और जहां से भी जैसे भी उनको कोई भी रियासत जैसे भी मिल रही थी वो अपने में मिलाते जा रहे थे। देखो एक तो सर्वोच्चता की नीति चलाई उन्होंने, विलय की नीति चलाई, है ना। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वो लोगों को लालच दे दे के खरीद लेते थे, और राजा के या नवाब के खिलाफ खड़ा कर देते थे, और उन रियासतों को क्या है अपने में मिला लेते थे। तो ये सारी जो नीतियां थी ये अंग्रेजों की चल रही थी, और इसी के वजह से उन्होंने हमारा बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। अब देखो नए शासन की स्थापना। अब अंग्रेज भी क्या है, अंग्रेजों को भी नहीं पता था किस तरह से शासन करना, वो भी एक तरह से सीख रहे थे, क्योंकि इतने बड़े भूभाग पर उन्होंने इतना बड़े देश पर उन्होंने शासन नहीं किया था। तो वो अब उन्होंने क्या किया कि सिस्टमैटिक तरीके से शासन चलाने के लिए कुछ बदलाव करे। अब देखिए वो बदलाव क्या क्या थे। देखिए 1773 में से 1785 तक, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये लगभग जो भी मैंने लिखवाया है, जो भी मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, वो सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं वो सीटेट के पेपर में, यूपीएससी के पेपर में, एसएससी में ये पूछे हुए सवाल है एनसीईआरटी के,
और आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को खरीदने से अच्छा है एनसीईआरटी की कि आप एनसीईआरटी की बुक खरीद लो और उसको रट लो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी के नोट्स नहीं प्रोवाइड कराएगा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएंगी। इसलिए आप अपने से पैसा खर्च करो और एनसीईआरटी की बुक खरीद लो और पढ़ो, ठीक है। कुछ तो मैं आपको समझा ही देती हूँ और थोड़ा बहुत आप एक बार मेरी वीडियो देख लो और एक बार खुद रीडिंग लगा लो, आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा एनसीईआरटी, है ना। अब देखिए, जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये गवर्नर जनरल बने। और ये वॉरेन हेस्टिंग कौन है आपको मैं बता दूं कि हमने जो पहले पार्ट में पढ़ा था प्लासी का युद्ध, तो जो प्लासी की लड़ाई थी वॉरेन हेस्टिंग के देखरेख में लड़ी गई थी, है ना। अब देखिए, अंग्रेजों का शासन जो था वो 3 प्रेसिडेंसी में था। मान लीजिए कि उन्होंने क्या है, भारत को मोटी मोटा 3 भागों में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि एक अकेले गवर्नर जनरल के बस की नहीं था कि वो पूरे के पूरे भारत का कामकाज देख सके। देखो अभी भी हमने क्या है, भारत को 28 भागों में 28 राज्यों में विभाजित कर रखा है, ठीक है। तो अलग अलग राज्य का हमने अलग अलग मुख्यमंत्री बना रखा है और वो उसका राज देखते हैं। और ये सब मुख्यमंत्री जो हैं वो किसकी देखरेख में काम करते हैं, वो करते हैं प्रधानमंत्री की देखरेख में, ठीक है। तो उसी तरह से क्या थे, अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी में बांट रखा था। और वो प्रेसिडेंसी कौन सी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। यानी कि ये जो 3 जगह थी ये एक तरह से गढ़ थे किसके, अंग्रेजों के, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रशासनिक विभाग होते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ दिल्ली है ना, दिल्ली क्या है, राजधानी है, तो उसी तरह से इन्होंने क्या 3 प्रेसिडेंसी बना रखी थी। तो उनमें जो भारत के का जो शासन है किस तरीके से चलेगा वो यहाँ से निर्धारित होता था, ठीक है। अब देखिए 1772 में नई व्यवस्था लाई गई। और व्यवस्था क्या थी कि हर एक जिले में 2 अदालत होंगी। 2 अदालत कौन कौन सी होंगी, एक होगी फौजदारी और एक होगी दीवानी। एक होगी फौजदारी और एक होगी दीवानी। अब देखिए फौजदारी कौन सी होती है, जो हत्या का मामला है या चोरी करने का मामला है, मर्डर करने का मामला है, एक्सीडेंट करने का मामला है, आपस में लोग जो झगड़ा करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये आती हैं फौजदारी के अंतर्गत, ठीक है। और दीवानी के अंतर्गत आती हैं जमीन से रिलेटेड कोई भी चीज, जैसे गांव में जमीन वगैरह का जो विवाद हो जाता है उस तरह के जो मुकदमे हैं वो आते हैं दीवानी के अंतर्गत, है ना। तो ये 2 तरह की अदालतें होती हैं और यही व्यवस्था आज भी हमारे भारत में है, ठीक है। यही व्यवस्था चली आ रही है आज भी हमारे भारत में। क्या है, जिले में 2 अदालत होती हैं, कौन कौन सी, फौजदारी जो मार पिटाई, चोरी, डकैती, है ना, इन सब के केस लड़ाए जाते हैं। और एक होती है दीवानी। दीवानी में क्या है, गांव से रिलेटेड या जमीन से रिलेटेड जो मुकदमे होते हैं वो दीवानी में लड़ाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो सीटेट है उसमें तो कई बार पूछा है, ये दीवानी में कौन से केस आते हैं और फौजदारी में कौन से केस आते हैं, ये पूछा है, ठीक है। और ये आपके उसमें भी है, पॉलिटी साइंस में भी है। तो देखिए इसका जो मुखिया कौन होता था, इस जिले का जो मुखिया होता था वो होता था डीएम, ठीक है। कौन होता था, डीएम। उसको क्या बोलते थे, ये यूरोप का होता था जो मुखिया होता था, उसको बोलते थे जिला कलेक्टर। आज भी उसको जिला कलेक्टर ही बोलते हैं और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएम भी बोलते हैं। लेकिन जो फौजदारी थी, जो फौजदारी अदालत थी, वो अब भी किसके हाथ में थी, काजी और मुफ्ती की देखरेख में काम कर रहे थे। यानी कि जो देखिए जो दीवानी अदालतें जो थी वो किसकी देखरेख में काम कर रहे थे, वो डीएम, वो मतलब सीधा जो उनको देख रहा था वो डीएम देख रहा था। लेकिन जो फौजदारी के मुकदमे थे वो काजी और मुफ्ती देख रहे थे। काजी मुफ्ती ये मुगल काल से चले आ रहे थे तो वही देखते थे, और कलेक्टर की ये निगरानी में देखते थे, यानी कि डीएम की निगरानी में देखते थे। अब देखिए 1785 में क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया। अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट को, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है ना, इसको ध्यान रखना। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इसके तहत क्या है, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत क्यों पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत इसलिए पड़ी कि
ये जो डीएम कार्य कर रहा था, ये किसकी, ये कहीं ना कहीं जो भारतीय पंडित और भारतीय मौलवी होते थे उनसे पूछ पूछ के कार्य होता था। जैसे कोई के मुकदमा आया, ठीक है, और उसको सुन रहा है डीएम, तो जो डीएम है वो हमारे यहाँ की लैंग्वेज नहीं जानता और हमारे यहाँ के नियम कानून तौर तरीके नहीं जानता, तो वो क्या करता था, पंडित, हिंदू पंडित को भी बैठा लेते थे और मुस्लिम जो मौलवी होते हैं उनको भी बैठा लेते थे। और अब जो भी मुकदमा आएगा तो वो उनसे पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ इस चीज के लिए क्या कानून है ना। तो उस हिसाब से होता था। जैसे पहले क्या है, लड़कियों का हिस्सा नहीं होता था जमीन जायदाद में, घर मकान में। तो इस तरह का कोई विवाद आ रहा है तो पहले उनसे पूछा जाता था कि क्या तुम्हारे धर्म के हिसाब से इसका क्या न्याय होना चाहिए। तो ये सारा जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं जो धर्म गुरु थे उनसे पूछ के लिया जाता था। अब देखिए हर जगह के जो धर्म गुरु थे वो अलग अलग मत के हिसाब से काम करते थे। कहीं वो बात सही है और कहीं वही बात गलत है, क्योंकि वो तो जो धर्म गुरु होते हैं उनकी तो अलग अलग विचारधारा होती है ना। मतलब समय के हिसाब से या स्थान के हिसाब से उनकी अलग नियम होते हैं। लेकिन इनको जो अंग्रेज थे, इनको शासन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इनको समझ ही नहीं आता था कि आखिर जो एग्जैक्ट डिसीजन है वो क्या लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और उन्होंने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से न्याय व्यवस्था चलाई। और 11 पंडित, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, 11 पंडितों की देख रेख में नियम बनाए गए, हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए। अब देखिए, ये मैं आपको बस हिंदू और मुस्लिम वाली बात बता रही हूँ, और भी तो धर्म है हमारे देश में, उनके बारे में नहीं किया गया कुछ भी, क्योंकि जो क्रिश्चियन है वो अंग्रेजों ने ही बनाए हैं। जितने भी हमारे देश में क्रिश्चियन है वो हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बना लिया गया है, ठीक है। और जो सिख, बौद्ध और जैन है उनके यहाँ अब भी जो नियम वगैरह जो चलते हैं वो पूरे हिंदुओं वाले ही चलते हैं। जो रीति रिवाज है वो काफी हद तक हिंदुओं वाले ही चलते हैं, ठीक है। और जो हिंदू हैं वो पूरी तरह से जो जैन है, महावीर जी हैं और महात्मा बुद्ध जी हैं, उनको पूरी तरह से सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भी एक हिंदू ही थे। तो मतलब जो मेन मान रहे थे जो वो यूरोप के लोग, जो इंग्लैंड के लोग, जो मेन 2 धर्म मान रहे थे, वो मान रहे थे एक हिंदू एक मुस्लिम, क्योंकि इन दोनों के जो बहुत सारे नियम है वो अलग अलग थे, ठीक है। अब उन्होंने इन लोगों को पूरी तरह से हटा दिया, पंडितों को भी और मुफ्तियों को भी, कानून पास करवा लिए और मतलब कानून बना लिए कि हिंदुओं के लिए ये है और मुस्लिमों के लिए ये है, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। इनकी देखरेख में सारी जो जितनी भी थी कोर्ट थी वो इनके अधीन चल रही थी। मतलब सारी का देखरेख कौन कर रहा था, सर्वोच्च न्यायालय कर रहा था। इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं HC, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, HC बोलते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। आज भी हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, ये अंग्रेजों के जमाने की और डिट्टो ऐसी ही है आज भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया यही है। अब देखिए, एक बहुत ही रोमांचक बात है कि जो 1785 में ये जो वॉरेन हेस्टिंग था, ये हमारे देश से चला गया बहुत सारा धन इकट्ठा करके, और इसको जो इसका 2 कार्यकाल थे इसके, गवर्नर जनरल के, और जो लास्ट वाला कार्यकाल था, यानी कि जो लास्ट में जब इसकी नियुक्ति हुई थी, जब इसको अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल के लिए, तो इसको ये काम सौंपा गया था कि जो कंपनी के अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। किससे, इन हिंदुस्तान के लोगों से, यानी कि भारतीय लोगों से बहुत गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो घूस लेने वाली चीज है, रिश्वत वाली चीज है, ये बंद होनी चाहिए। ये काम इनको देख रेख के लिए भेजा गया था। और लेकिन जो लास्ट में क्या हुआ, यहाँ आकर ये इस बात को भूल गए और इन्होंने खुद ने इतना ज्यादा धन कमाया था, मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में, इन्होंने इतना ज्यादा धन कमाया था कि इनके खिलाफ जो ब्रिटेन की संसद है उसमें मुकदमा चला गया है, और मुकदमा महाभियोग लगाया गया, ठीक है। महाभियोग लगाया गया। महाभियोग क्या होता है कि जो नॉर्मली लोग कुछ गलती करते हैं तो उन पर क्या है, मुकदमा चलाया जाता है नॉर्मल कोर्ट में, ठीक है। जो जैसे जिला
जिले की कोर्ट होती हैं या जिले की अदालतें जो होती हैं उनमें चलाया जाता है, या तहसील की होती हैं उनमें चलाया जाता है, मतलब अलग अलग में चलाया जाता है। नॉर्मल जैसे होता है वैसे चला देते हैं, मतलब जैसे उन पे आरोप होता है उस तरह से चलता है नॉर्मल लोगों पे। लेकिन कुछ लोग जो ऊंचे ओहदे पर होते हैं, ऊंचे पद पे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट करता है तो नॉर्मल कोर्ट में उनको कटघरे में नहीं खड़ा करा जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो इनके लिए क्या है, एक अलग मतलब इनके ऊपर आरोप सिद्ध करने के लिए क्या है, महाभियोग लगाया जाता है, और मतलब इनकी जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। तो वॉरेन हेस्टिंग पे क्या लगाया था, महाभियोग लगाया गया था, क्योंकि वो एक साधारण आदमी नहीं थे। वो कौन थे, गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है, भारत के, बंगाल के, भारत में जो बंगाल है उसके गवर्नर जनरल थे। तो उन पर क्या लगाया गया था, महाभियोग लगाया गया था। तो महाभियोग किन पर लगाया जाता है, जो बहुत ज्यादा ऊंचे पद पर होते हैं, ठीक है। हमारे देश में भी महाभियोग लगाया जाता है, अभी तक नहीं लगाया किसी के ऊपर, लेकिन अगर कोई भी गलत काम करता है अपने संवैधानिक पद पर होते हुए, चाहे आपका प्रधानमंत्री है, चाहे आपके उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पद पर जो हैं, जो सेंट्रल लेवल के पद पर हैं, अगर वो कुछ भी गलत काम करते हैं देश के लिए या देश के किसी नागरिक के साथ गलत काम करते हैं, कोई हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, कोई रेप हो जाता है, इस तरह की कोई भी गलती अगर उनसे हो जाती है तो उन पर साधारण मुकदमा नहीं लगाया जाएगा, उन पर चलाया जाएगा महाभियोग, ठीक है। तो इसी तरह के और सारे चैप्टर के लिए 8th क्लास के सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी मुमताज गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, और जो आपके फ्रेंड्स एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं फ्री में, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि मैं आपको कैसे पढ़ाती हूँ। मैं आप सबसे पूछती हूँ और आप कोई भी मेरी बात का रिप्लाई नहीं करते हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कि मेरा आप पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, या मुझे कुछ और चेंजेस करने हैं, या आपको मेरा ऐसे ही पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। मतलब जो भी आपके मन में मेरी वीडियो देखकर भाव आते हैं तो प्लीज आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।